on a body is parallel to its velocity, the work done by the force is. हमारा ये कंसेप्ट है कि हम जब हमारे पास किसी बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीज आता हो, तो जब वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा के लिए जो होगी वो पैरेलल होगी टू द वेलोसिटी, और जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है फ्रॉम टू सेकंड डायरेक्शन फोर्स की होती है। तो याद रखिए बेटा, जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती हो तो वर्क डन हमेशा के लिए जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। रीजन क्या है? वर्क डन आप देखते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि बराबर है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इनिशियल से फाइनल की वैल्यू ज्यादा हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो याद रखिए, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करे तो वर्क डन नेगेटिव होगा, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो वर्क डन जीरो होगा। तो ये तीनों केसेस है, कभी आपको डिक्रीजिंग के लिए दिया जाएगा, कभी इंक्रीजिंग के लिए, कभी यूनिफॉर्म के लिए। तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड तो वर्क डन जीरो होना चाहिए। इफ इट स्पीड इज इंक्रीजिंग वर्क डन पॉजिटिव होगा, इफ इट स्पीड इज डिक्रीजिंग वर्क डन विल बी नेगेटिव। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 124 two springs having force constant K1 and K2 where K1 is greater than K2, if both are stretched by the same amount of length, the work done. 123 में क्या आता है? B option, positive. B option. सर ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स खत्म हो गई है सर, ये माशाल्लाह। अब हमें थर्ड हो पढ़ाने लगा, वो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखिए बेटा, हमेशा के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो कि डिस्प्लेसमेंट की। किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की। अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है, तो वेलोसिटी की यही डायरेक्शन होगी। लेकिन इस डायरेक्शन में जाते हुए अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमेशा के लिए इंक्रीजिंग वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होती है, और जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वही किसकी होगी? फोर्स इज इक्वल टू ए में है। अगर आप कहें कि v डिक्रीज हो रही है, बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही थी लेकिन v डिक्रीज कर गई है, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, फोर्स भी क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर यहाँ पे आपके पास वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन अगर एक बॉडी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करे या वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान में जो एंगल है, जिस तरह सर्कुलर मोशन के दौरान होता है, वो 90 हो, तभी आपके पास वर्क डन की क्या होगी बेटा? ये बिल्कुल सही है। 124। अच्छा, क्या क्लियर हो गई? सिंपल सा कंसेप्ट है, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करे वर्क डन पॉजिटिव, डिक्रीज करे वर्क डन नेगेटिव, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जीरो, या आपस में 90 डिग्री पे हो, ये बात है। आपको आपसे अक्सर कहा जाता है कि द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जब मून रिवॉल्व करे अराउंड द वर्क डन जीरो, क्योंकि एंगल क्या बनता है? 124 two spring having force constant K1 and K2 where K1 is greater than K2, if both are stretched by the same amount then the work done will be. हाँ, आपको पता है कि वर्क डन स्प्रिंग के केस में हाफ के स्क्वायर, ठीक है बेटा। अगर आप W1 करते हैं तो हाफ K1 x1 हो जाएगा, अगर W2 करते हैं तो हाफ K x2 हो जाएगा। चूंकि एक्सपेंशन जो है या एक्सटेंशन जो है वो सेम है तो आप 1 2 नहीं लिखेंगे, x will remain the same। तो नाउ वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? K पे डिपेंड कर रहा है। तो आपके पास जो रेशियो आएगा दोनों का वो आएगा K1 by K2, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट रिलेशन शो करता है। तो अगर आपके पास K1 ग्रेटर है K2 से, W1 भी ग्रेटर होगा W, तो वर्क डन बाय द K1 विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू K2। 125 इसमें बेटा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ग्रेटर फॉर K1। 125 है कि a 50 gram mass is thrown upward with initial velocity of 20 meter per second। एक मास को थ्रो किया, जिसका मास कितना है? बॉल है 50 ग्राम का, उसको ऊपर थ्रो किया गया। The velocity of this mass at the highest point, आपको पता है कि जब आप इस बॉडी को ऊपर थ्रो करते हो डिसेलरेट करती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट है।
126. The slope of distance time graph can never be. Distance time graph का slope हमें speed देता है. Speed is a scalar quantity. और scalar हमेशा के लिए क्या होता है? Positive होता है. It can never be negative. 127. Distance covered by the body can be determined by the area from the area under. आपने VT ग्राफ के बारे में पढ़ा है कि VT ग्राफ से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है. एक उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है. स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0, स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट. लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करें तो VT ग्राफ में ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आता है वो आपको डिस्टेंस कवर देता है. अगर एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा हो इट मींस बॉडी ने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है. एरिया अंडर द ग्राफ कम हो तो बॉडी डिस्टेंस कम. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह कहूं कि मेरे पास ये दो ग्राफ है, एक ये है और एक ये है. ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग के लिए ग्राफ है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग में फर्क है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. यूनिफॉर्मली इंक्रीज मतलब कि वेलोसिटी में चेंज आएगा लेकिन इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल आपको टाइम आना चाहिए. उसके लिए ग्राफ ये होगा. अब इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका स्लोप 0. इसका स्लोप 0 है, इसका कांस्टेंट होगा. अगर आपसे एरिया का पूछा जाए तो आप देखिए इस ग्राफ के लिए एरिया ज्यादा है या इसके लिए एरिया ज्यादा है. जो ऊपर वाला है इसके नीचे ज्यादा एरिया रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम. ट्रायंगल में डिस्टेंस कम कवर हुआ है, रेक्टेंगल में डिस्टेंस ज्यादा हुआ. इस तरह आपको ये बात पता होनी चाहिए. 128. Which of the following holds true for a projectile thrown with the angle of. आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल के केस में रेंज और हाइट के दरमियान में बेटा ये रिलेशन है. अब इसमें आप जो भी एंगल पुट करेंगे यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन r एंड h. r क्या है? डिस्टेंस है. आपने कहा था प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है और इधर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है along the vertical. ये दोनों डिस्टेंस आपस में सेम हो सकती है. एंगल क्या है बेटा? 76. ये 4 गुना भी 45 डिग्री 4 टाइम्स ज्यादा होती है. अगर एंगल 45 हो तो रेंज हाइट से 4 गुना ज्यादा होता है. मुख्तलिफ एंगल्स के लिए यहाँ पे पुट करें आपके पास रेंज और हाइट का रिलेशन आता जाएगा. नेक्स्ट 1 वाट आवर इज इक्वल टू 1 वाट आवर की जो वैल्यू है आपने 1 किलोवाट आवर पढ़ा था लेकिन ये है 1 वाट आवर. 1 वाट आवर मतलब की जगह पे वाट की जगह वाट आ जाएगा जबकि आवर की जगह 3600 सेकेंड. 3600 सेकेंड्स वाट इनटू सेकेंड. वाट इनटू सेकेंड जूल के बराबर होता है. आप 3.6 अगर करेंगे तो ये किस में बराबर होगा बेटा? अगर मैं डॉट यहाँ पे लगाऊंगा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेके आऊंगा तो पावर 10⁻³ हो जाएगा और 10⁻³ किसको करेगा? किलो को. तो 3.6 किलो जूल. अगर मैं 1 किलोवाट कहता तो फिर 3.6 मेगा जूल होगा. दोनों में फर्क है. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आप सबसे पहले स्टेटमेंट को सही तरीके से पढ़ाते हैं. आज दफा आप 1 किलोवाट आवर के सेट में होता है, यहाँ पे 1 वाट आवर होता है, आपसे फिर 3.6 मेगा जूल गिवन होता है. आप डायरेक्ट ही चीजें कर लेते हैं. तो अक्सर आपको अगर आप टेस्ट से वापस आती है अगले दिन अगर आप देखते हैं आपको टेस्ट बहुत ईजी नजर आता है लेकिन आपने गलतियाँ की होती है और आप माशाल्लाह आप में से कई होने गलतियाँ की होगी. ठीक है, तो ये गलतियाँ होती है स्टेटमेंट को पूरी तरह न पढ़ के. जो क्वेश्चन होता है पहला सेंटेंस भी आपने गौर से पढ़ लिया लेकिन दूसरा सेंटेंस और भी गौर से पढ़ना. अक्सर दूसरे सेंटेंस में आपको प्रेस किया जाता है तो आपने एक एमसीक्यू रटा हुआ होता है. फर्स्ट करने का जी की वैल्यू 9.8 है. आप कहते हैं जी की 9.8 है, वहाँ पे 9.8 देखे लेकिन यूनिट नहीं देखे. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो जी की वैल्यू है. 9.8 मीटर पर सेकंड जी की वैल्यू नहीं होती लेकिन आप डायरेक्ट बात करते हैं चीज को सही तरीके से देखा करें. ठीक है. 130 द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. आपने पढ़ा है कि फोर्स एंड टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमें इम्पल्स देता है जबकि इम्पल्स बराबर है चेंज इन मोमेंट. नेक्स्ट है a simple harmonic oscillator has a period of 0.01 second and amplitude of 0.2 meter. Its velocity at the mean position. आपको पता है कि मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जो आपके पास रिलेशन बनता है इक्वेशन है
V is equal to omega x naught, maximum displacement वाला एम्पलीट्यूड वाला। बेटा रिलेशन है V is equal to omega x naught। यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है तो आपने ओमेगा को टाइम पीरियड में कन्वर्ट करना है, 2 पाई बाई टी लिखना है, यहाँ पे x नॉट हो जाएगा। अब ये रिलेशन आप इसे वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। कभी आपके पास ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट क्यों हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कभी ओमेगा नहीं क्यों लेकिन टाइम पीरियड क्यों है, कभी इस पे जिसमें लीनियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्यों है, f की वैल्यू क्यों है, तो आपने तमाम चीजों को देखना होगा। अच्छा 2 पाई अपनी जगह पे टाइम पीरियड का है 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 तो 2 पाई 0.2 ये 2 हो जाएगा बेटा, तो नीचे आ जाएगा इसके लिए, और इस 1 के लिए 100 ऊपर चला जाएगा। 2 2 जा 4 10 जा 40 into pi, so the answer is 40 pi। B ऑप्शन करेक्ट है। सेंटीमीटर पर सेकंड एक और एमसीक्यू इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा गया, यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड नहीं दिया है। ऑप्शन में आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे मीटर पर सेकंड नहीं लिखा, दरअसल स्टेटमेंट में क्या लिखा, स्टेटमेंट में लिखा है इट्स वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इन मीटर पर सेकंड, ऑलरेडी गिवन है। जब ऑलरेडी गिवन हो तो फिर हम यूनिट साथ नहीं लिखते, फिर भी लिखा है ये नहीं लिखना चाहिए, जीरो, ये सबके साथ मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है। अगर ये कहते हैं कि द वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन, फिर सबके साथ मीटर पर सेकंड लिखना जरूरी था, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट में खुद गिवन है कि द वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन इन मीटर पर सेकंड, यूनिट कंसीडर कर चुके हैं, तो फिर आप साथ यूनिट नहीं लिखना। 132 a particle is executing, अच्छा a particle is executing simple harmonic motion having period of 4 seconds, इसमें simple harmonic motion मिसिंग है, ये लिख ले। The time taken by it to move from the extreme to half of its amplitude। इसको देखिए बेटा, ये आपके पास है मीन पोजीशन, ये होगा एक्सट्रीम और ये भी एक्सट्रीम है आपके पास। अगर ये कहते हैं कि हाफ तक आता है तो हाफ तक नहीं, आपके पास x बाय 2 हो जाएगा। इस टाइम पे इस पॉइंट पे टाइम निकालें, लेकिन आपको वन ऑसिलेशन के लिए टाइम गिवन है, टाइम पीरियड कितना है 4 सेकंड। बेटा फार्मूला आप इस्तेमाल करना है x इज इक्वल टू x नॉट cos थीटा का या ओमेगा टी का। यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, xm बाई 2 गिवन है या x नॉट बाई 2 गिवन है। आपने कहा हाफ तक जब आ जाए तो एक साढ़े आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसर, तो रह जाएगा 1/2 cos थीटा। अगर आपने थीटा निकालना है तो cos इनवर्स 1/2 जो कि 60 के बराबर है, जिसको मैं पाई बाय 3 भी लिख सकता हूँ, थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें पता है कि थीटा खुद बराबर है ओमेगा टी के, आप पढ़ते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाय टी, ओमेगा मुझे नहीं गिवन लेकिन टाइम गिवन है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा बेटा 2 पाई बाय टी में। टाइम कितना गिवन है तो क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय 4 इनटू टी इज इक्वल टू पाई बाय 3, पाई के साथ पाई कैंसिल और 2 2 जा रह जाएगा t बाई 2 इज इक्वल टू 1/3। अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो t इज इक्वल टू 2 बाई 3 सेकेंड। मुझे पता है कि आप लोगों की मेहनत बहुत अच्छी है, लेकिन बस गुजारा करें कुछ इस तरह के दिए जाएंगे जिनमें कैलकुलेशंस होती है, ठीक है। अवॉइड करें स्टार्ट में, अवॉइड करें स्टार्ट में, कोशिश करें कि वो सिग्नल आप पिक करें जो कि एक ही ग्लांस में, लेकिन एक ही ग्लांस करना हो कि फर्स्ट वर्ड देख के आंसर निकालें, पूरा रीड के, ठीक है। कैलकुलेशन जिसमें ना हो पहले ओम सिग्नल अटेम्प्ट करें, फिर कैलकुलेशन की तरफ आया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप एमसीक्यू में कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, ठीक है, तो आप उसी एमसीक्यूज़ के रह जाते हैं, जो आपको आता है वो भी आप भूल जाते हैं, तो तरीक़ेकार पता होना चाहिए। 133 if a spring having spring constant K is cut into 3 equal parts, the spring constant of each part is, याद रखिए अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और आपको ये नहीं गिवन की सीरीज ऑफ पैरेलल वाला केस,
आपको जस्ट कहा जाए कि स्प्रिंग को आपने डिवाइड करना इक्वल पार्ट्स में। तो अगर आपने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसका स्प्रिंग कहां से था k टोटल, अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में 2 पार्ट्स में, तो आपके पास इसका जो इंडिविजुअल का जो होगा वो क्या हो जाएगा 2k, इसका क्या हो जाएगा 2k। अगर आपने इसी स्प्रिंग को डिवाइड कर 3 इक्वल पार्ट्स में 3k, मतलब सिंपल जो फार्मूला बेटा nk है। अगर आप किसी स्प्रिंग को n टाइम्स डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअल स्प्रिंग है उसका जो कांस्टेंट होगा बेटा वो nk हो, क्या होगा nk। अगर 2 में डिवाइड किया तो 2k, 3 में तो 3k, 10 में तो 10k आ जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 3k। 134 आपने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस का रेशियो पढ़ा है कैपेसिटर प्लेट्स के लिए। जब मीडियम हो या जब वैक्यूम हो तो जो फार्मूला है वो है Cm/Z इज एप्सिलॉन r, लेकिन यहाँ पे आपको वोल्ट दिया गया है। तो अगर Cv/Cm हो 1/25, आंसर इज 0.04। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अच्छा 134 आपके पास मुख्तलिफ चार्जेस के पेयर्स गिवन है और आपसे कहते हैं कि अगर इन पेयर्स को आप गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज करें तो किस केस में फ्लक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। आपने गाज़ा में पढ़ा है कि द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक केस इस तरह है कि जिसमें 2 चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन पोलैरिटी क्या है डिफरेंट है। तो अगर आप इसका नेट चार्ज निकालेंगे 0 होगा। अगर नेट चार्ज यहाँ पे 0 है तो 0 बाय एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 0, आंसर विल बी 0। बाकी ऑप्शंस में अगर आप उनको ऐड करेंगे तो या तो आपके पास नेट इफेक्ट नेगेटिव आएगा तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इन पेयर ऑफ चार्जेस में कहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव होगा या कहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो आपने नेट इफेक्ट को देखना है। अगर मेरे पास एक है 4 कूलम और दूसरा है -2 कूलम तो नेट इफेक्ट क्या जाएगा +2 कूलम। तो फ्लक्स अगर चार्ज पॉजिटिव तो फ्लक्स भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर -4 कूलम होता और यहाँ पे +2 कूलम होता तो -2 कूलम नेट चार्ज आता, फ्लक्स क्या होता नेगेटिव होता। तो फ्लक्स चार्ज पॉजिटिव फ्लक्स पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव फ्लक्स नेगेटिव, चार्ज 0 इसमें हमसे 0 का पूछा गया था। तो नेट चार्ज 0 तब होता है आप बाद आपको डाइपोल का कहा जाता है, डाइपोल इज इनक्लोज्ड। वही ऑप्शन 136 एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, इलेक्ट्रिक बल्ब में वोल्टेज और वाट गिवन है 110, द पावर कंज्यूम बाय इट। अगर आप इसको 110 वोल्ट सप्लाई करते हैं, पहले से इसके जो लिखा गया है बेटा रेट वो है वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट जबकि पावर गिवन है 110 वाट। आप सबसे पहले यहां से R फाइंड करें तो फार्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर और V स्क्वायर से हमारा 220 को आप दो दफा लेंगे R से अच्छा आप में मालूम कर रहे हैं P इज इक्वल टू V स्क्वायर और R है बेटा, या R इज इक्वल टू V स्क्वायर और P हो जाएगा 110। आंसर आ जाएगा 440 ओहम। 440 ओहम। ये रेजिस्टेंस आपके पास आ गया। आपने पावर डिसिपेशन मालूम कर ली है इस बल्ब के लिए। तो वोल्टेज आपके पास गिवन है क्या 110 इन्होंने दिया है वोल्टेज। ये जो गिवन था ये तो 220 वोल्ट के आप R निकालेंगे। अब आपके पास ये गिवन है, ये आपने निकाला यहां से इस रेटेड वैल्यू से। अब पावर मालूम करें। R की वैल्यू क्या है 440, 0 के साथ 0 कैंसिल, 11 4 44, 110 को बेटा अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे सो योर आंसर विल बी 25 पॉइंट समथिंग 2 या 3 अप्रॉक्सीमेटली 25 वाट। 25 वाट का होगा, कितना होगा 25 वाट। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 137 है बेटा, एक प्रोटॉन को और एक अल्फा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर किया गया है। और क्या होगा जब ये चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर होता है तो एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। और सर्कुलर पाथ के मोशन के लिए
वन रिवॉल्यूशन के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला हमें मालूम है 2 पाई m डिवाइड बाय, हाँ किसको मालूम है, याद है क्यों भी, शाबाश, 2 पाई m डिवाइड बाय क्यों भी। आप ये टाइम पीरियड का फार्मूला इस्तेमाल करना है प्रोटॉन के लिए भी और अल्फा पार्टिकल के लिए भी। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के चार्ज में भी फर्क है और मास में भी फर्क है, वो फर्क आपने याद रखना है। फार्मूला का T इज इक्वल टू टाइम पीरियड, टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इस केस में होगा 2 पाई m डिवाइड बाय क्यू बी। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन इनटू बी। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूंगा तो अल्फा पार्टिकल का मास और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज इनटू बी। लेकिन हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज्यादा होगा, इस पे चार्ज जो है वो भी प्रोटॉन से डबल होगा। ये दो वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें क्या बन जाएगा बेटा, 2 पाई 4 mp डिवाइडेड बाय 2 क्यू पी इंटू बी। अब आप अगर इसको इसमें डिवाइड करें रेशियो फॉर्म में तो क्या आ जाएगा, डी पी डिवाइड बाय डी अल्फा। डी पी की वैल्यू क्या है 2 पाई mp डिवाइडेड बाय क्यू पी साथ में बी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, उलट जाएगा। अब ये ऊपर लेके 2 क्यू पी इनटू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई 4 m p। ये तमाम आपके पास आपस में कट जाएंगे, तमाम चीजें मास सिवाय। ऊपर आपके पास 2 रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा 4। 2 1 जा 2 2 जा 4। तो आंसर आ गया dp by d अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 into dp। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टाइम पीरियड डबल हो जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मास 4 गुना ज्यादा है तो टाइम पीरियड 4 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 का इन्वर्स रिलेशन है तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ज्यादा होगा। अच्छा नेक्स्ट वन है बेटा, आसान सा है, द यूनिट ऑफ एक्टिविटी। क्यूरी भी है, बेकरल भी है, डीके पर सेकंड भी है, तो ऑल 139 है। अ रेडियोएक्टिव मटेरियल डज नॉट इमिट, IR इमिट नहीं, बाकी अल्फा बीटा के मसल इमिट करेगा, जबकि IR इमिट नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी आपका है करेक्ट। 140 में क्या होगा, हाँ अब आपके पास रिलेशन आया, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, नेचर पे। ठीक है, अब अगर आपसे कहा गया कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर का रिलेशन, तो रिलेशन तो आपने 2 पढ़े हैं, डायरेक्ट भी पढ़ा है और भी पढ़ा है। डायरेक्ट आपने पढ़ा था कंडक्टर्स के लिए और इनवर्स आपने पढ़ा था इंसुलेटर्स के लिए बेटा, सेमी कंडक्टर्स के लिए या इंसुलेटर्स के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये कह रहे कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, दैट विल बी द कंडक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो है कंडक्टर, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ओके 139 वो हो गया, 140 भी हो गया। 141 द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 वेव्स मूविंग थ्रू द सेम मीडियम इज 1:2। फ्रीक्वेंसीज का रेशियो गिवन है 2 वेव्स के लिए 1:2, लेकिन साथ में कहा गया है कि दोनों वेव्स एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं। जब मीडियम सेम हो तो स्पीड भी क्या होगी, सेम। अब अगर स्पीड सेम है तो फ्रीक्वेंसी और इनका रिलेशन इनवर्स है, तो आपके पास रिलेशन होगा f1/f2। अगर आपके पास 1:2 है तो लैम्डा 1/2 क्या हो जाएगा बेटा, 2:1 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है दोनों के दरमियान में फॉर कांस्टेंट स्पीड। द करेक्ट ऑप्शन इज 2:1, ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा बेटा इसके बाद है 142 if the listener, Doppler's effect of listening, if a listener and source of sound waves move along the same direction with the same speed, तो डायरेक्शन भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी में आप कोई शिफ्ट नहीं ऑब्जर्व करें, और डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो देंगे, चेंज हो देंगे, क्योंकि सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों का रेशियो हमेशा के लिए किसके बराबर होगा, 1। तो
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। 143, अभी आपने जो क्वेश्चन किया था वो याद है। A particle performs simple harmonic motion of amplitude 0.5 centimeter and frequency, अभी टेम्परेचर नहीं का फ्रीक्वेंसी के वजह से the maximum speed in centimeter per second, अभी सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा था, ठीक है बेटा। तो फार्मूला है मीन पे v इक्वल टू ओमेगा xm, ओमेगा आपने 2 पाई f लिखना है क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है xm, 2 पाई फ्रीक्वेंसी गिवन है 0. अच्छा फ्रीक्वेंसी गिवन है 2.5 हर्ट्ज, जबकि एम्पलीट्यूड है 0.5 सेंटीमीटर। तो बेटा सेंटीमीटर में आंसर मांगेंगे तो आपको आप उसको मीटर में कन्वर्ट न करें, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या जाएगा 10, 2 5 10 और 5 आपस में कैंसिल, तो क्या रहेगा 2.5 और पाई, तो 2.5 पाई इज द करेक्ट ऑप्शन, पाई साथ में होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 144, द नंबर ऑफ लूप्स, सिंपल है, स्टैंडिंग वेव से लिया गया है। द नंबर ऑफ लूप्स इन स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपने बेटा फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है नंबर ऑफ लूप के साथ, और वेवलेंथ का जो है वो इनवर्स है। आपने फार्मूला ये पढ़ा है बेटा, इस फार्मूले के मुताबिक द रिलेशन इनवर्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज होंगे तो वेवलेंथ शॉर्टर होता जाएगा, अगर नंबर ऑफ लूप्स कम होते जाएंगे तो वेवलेंथ लॉन्गर होता जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, इनवर्स डी है। अगर डायरेक्ट करते फिर क्या होता, फ्रीक्वेंसी होती है। 145, मैथमेटिकल रिलेशन इज गिवन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कह रहे हैं किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें आप फर्स्ट लॉ में कहते हैं कि जब भी आप हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, तो उस सिस्टम की इंटरनल भी चेंज होती है लेकिन साथ में वर्क डन भी होता है। तो फार्मूले में आपके पास वर्क डन और हीट सब आ जाता है। डेल क्यू आपके पास आ जाएगा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब आपके पास फार्मूले में वर्क डन नहीं केवल, इसका मतलब कि वर्क डन जीरो है, और वर्क डन कब जीरो होता है, हाँ वर्क डन का फार्मूला है P इंटू डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम हो तो आपके पास वर्क डन आएगा, और ये जीरो कब होता है जब वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जब भी कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तभी उसमें चेंज क्या होता है, जीरो होता है। ये जीरो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मोमेंटम कांस्टेंट है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो। अक्सर हम कहते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, ये भी स्टेटमेंट है। आप ये भी कहते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, ये भी आपके पास आपका रिलेशन ऑफ मोमेंटम है। अच्छा नेक्स्ट वन है बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ हीट। अच्छा 146 व्हिच ऑप्शन इज ट्रू फॉर साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में बेटा आप कहते हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जितने भी आपके पास स्टेट फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो जो आपके पास प्रेशर है स्टेट फंक्शन, इनिशियल और फाइनल के बराबर होगी तो चेंज क्या होगा, जीरो होगा। वॉल्यूम क्या है, स्टेट फंक्शन है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। टेम्परेचर क्या है, स्टेट पर चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो। इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट, तो चेंज में क्या होगा, जीरो। आर डेल्टा V से क्या होगा, वॉल्यूम, all will be the correct option, ठीक है। एनर्जी और ये तमाम स्टेट फंक्शंस हैं, तमाम के लिए पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट, ये तमाम एनर्जी की यूनिट है लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। 148 वर्क डन ऑन द गैस enclosed in the cylinder will be zero during आइसोकोरिक में चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होगा। 149 by increasing the number of electric charges on the surface of a hollow sphere, the electric field intensity inside will be। अच्छा बेटा याद रखिए, अभी आप बिल्कुल आपका जिसने जीरो का उसको भी आंसर मिल जाएगा, जिसने सेम का उसको भी आंसर मिल जाएगा। आपने गास पढ़ा हुआ और उसका एक एप्लीकेशन है कि जब आपके पास चार्जेस
एक हालो कंडक्टर के सरफेस पे रिजाइड करे, अंदर आपके पास गाशियस सरफेस के अंदर कोई चार्ज इंक्लोज्ड ना हो, तो फील्ड क्या होगा? तो इनिशियली फील्ड क्या था? 0 था। आप कहते बाय इंक्रीजिंग द चार्ज, अगर हम चार्ज और इंक्रीज कर ले तो दिन भी 0 होगा। तो पहले भी 0 था, अभी 0 है, तो इट विल रिमेन तो पहले जब आप कहते हैं कि किसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम 0 है और फाइनल भी 0 आ जाए, तो आप क्या कहते हैं उसको? आप कहते हैं कि मोमेंटम कंजर्व हो चुका है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इनिशियल 0, फाइनल 0। फायर करने से पहले बुलेट का और गन का जो वेलोसिटी दोनों रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। फाइनल भी क्या आया? 0। तो टोटल मोमेंटम क्या हुआ? कंजर्व हुआ, सेम रहा, चेंज नहीं हुआ। सीखेंगे 150 बेटा। Beats are produced by the two waves having displacement y1 and y2. The number of beats per second. शाबाश, इस क्वेश्चन का आप कहते हैं कि हमारे पास जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास डिफरेंस फ्रीक्वेंसी है F1 और F2 के। यहाँ पे आप अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट केस में जब आप लिखा था y1 इज इक्वल टू a0 sin 1000 ओमेगा t, तो बेटा अच्छा पाई टी, तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये ओमेगा के लिए है, तो ओमेगा 1 आपके पास आएगा 2 पाई। अच्छा ओमेगा 1 है आपके पास 1000 इंटू पाई, एक ओमेगा 1 की अपनी वैल्यू क्या है? 2 पाई f, पाई के साथ पाई, तो 2f किसके बराबर है बेटा? 1000 क्या है? 1 बराबर है 500 हर्ट्ज। अगर मैं दूसरे के लिए बात करूंगा बेटा, तो f2 उसमें आएगा 1008 डिवाइड बाय 2, तो उससे आ जाएगा 504 हर्ट्ज। इसी तरह सॉल्व करोगे आपके पास F2 आ जाएगा। अब अगर आप दोनों में डिफरेंस निकालें, इस डिफरेंस को आप कहते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी, तो 504 माइनस 500 आंसर इज 4 हर्ट्ज आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन आपने ये पढ़ा है कि हम बीट्स को क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जितना बीट्स का डिफरेंस कम से कम हो, बीट फ्रीक्वेंसी कम से कम हो। अगर 1 बीट है तो आप बहुत इजीली इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 2 बीट से जितने बीट्स बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑब्जर्वेशन आपकी कम होती जाती है। हम कहते हैं कि ह्यूमन जो है, हम इंसान 10 बीट्स या इससे कम को तो क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप इन तमाम ऑप्शन में देखें कि किन ऑप्शन से डिफरेंस आपके पास 10 या 10 से लेस आ रहा है। तो जिस ऑप्शन में आपके पास डिफरेंस 10 से कम हो या 10 हो, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है 151 में बेटा, ऑप्शन नंबर बी है। 30 और 25 से जो बीट फ्रीक्वेंसी आती बेटा, अच्छा 151 में आपने कहा कि 151 में बीट्स फ्रीक्वेंसी आपसे पूछे कि इज इट पॉसिबल टू हियर बीट्स फ्रॉम द 2 वाइब्रेटिंग सोर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो आप उन सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी से बीट सुन सकते हैं जिन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आपके पास 10 या 10 से लेस आ रहा है, कम आ रहा है। तो बी ऑप्शन में आपके पास डिफरेंस जो है वो 25 और 30 से 5 आ रहा है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। 152 one solid sphere and another hollow sphere B are of the same mass and outer radii, मतलब साइज दोनों का सेम है, मास दोनों का सेम है, लेकिन एक है आपके पास सॉलिड स्फीयर और दूसरा है हॉलो स्फीयर। दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो क्या होना चाहिए? तो याद रखिए, आपको अगर पता हो कि सॉलिड केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला 2 पाई एम आर स्क्वायर, जो कि 0.4 एम आर स्क्वायर बनता है, जबकि हॉलो केस में बेटा आपके पास 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर है, जो कि 0.7 तकरीबन बनता है। कौन सा ग्रेटर है? हॉलो का। तो करेक्ट ऑप्शन इज IS इज लेस देन IH। The correct option is option number C. IS will be less than IH. अच्छा शाबाश। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं, जो कि है बीटा इमिशन के बारे में। आपने पढ़ा है कि जब भी किसी रेडियोएक्टिव मटेरियल से अल्फा इमिशन होती है
तो अल्फा एमिशन से मुराद हीलियम न्यूक्लियाई है, प्रोटॉन्स भी निकलते हैं और न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। तो मतलब एटॉमिक नंबर में भी चेंज आएगा और मास नंबर में भी चेंज आएगा, लेकिन बीटा एमिशन के दौरान मास सेम रहेगा, सिर्फ एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, इंक्रीज डिक्रीज, बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव है। तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 153 ऑप्शन नंबर डी है। 154 which of the following is different in isotopes of the elements? आइसोटोप्स एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं, यही वजह है कि आपके पास डिफरेंट आइसोटोप्स बन जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 155 a body of mass m1 collides elastically with another mass m2 at rest. Here is maximum transfer of energy when? अच्छा बेटा, आपने पढ़ा है कि जब हमारे पास आइडेंटिकल मासेस हो तो जब भी आपस में टकराएंगे तो एनर्जी वेलोसिटी इंटरचेंज करते हैं। अब यहाँ पे एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरी बॉडी सेम मास वाली आ गई हाई स्पीड के साथ, तो उसके पास एनर्जी थी, ये टकराती है तो ये क्या हो जाती है? रेस्ट में आ जाती है। अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे जाती है? जो रेस्ट में थी, वो उसी वेलोसिटी या उसी एनर्जी के साथ मोशन करेगा बेटा। तो रेस्ट केस में अगर हमारे पास आइडेंटिकल मासेस हो तभी हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर अकर होती है। तो m1 should be equal to m2. m1 should be equal to m2. So the correct option is फिर m1 अगर ग्रेटर हो m2 से ग्रेटर हो तो ये टकराएंगे तो दोनों मोशन करेंगे, दोनों मूव करेंगे, फिर दोनों मूव करेंगे। हाँ, अगर इसे फिर डबल करेंगे, ठीक है, लेकिन वो तो वेलोसिटी की बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये कहा गया कि आइडेंटिकल मासेस है, रेस्ट हालत में ये मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो फिर तो एनर्जी आपस में इंटरचेंज करेंगे। एक ही जिसकी आप कहते हैं वेलोसिटी इंटरचेंज, तो वेलोसिटी किस पे है? मास सेम है, वेलोसिटी मींस काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, टकराने के बाद जिसकी ज्यादा थी वो कम हो जाएगी, जिसकी कम थी उसकी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन रेस्ट केस में क्योंकि इसके पास जितनी भी थी वो सारी की सारी दे जाती है दूसरी बॉडी को। तो m1 is equal to m2 रेस्ट केस में ये मैक्सिमम ट्रांसफर करता है। फिर ऑप्शन डी होगा, फिर इसमें इंटरचेंज आ जाता है, इसको कुछ न कुछ पूरी एनर्जी ना देता, कुछ न कुछ देता, ठीक है बेटा। 156 which of the following remains conserved during elastic collision? इलास्टिक collision के बेटा ये देखिए, हम जब भी कंजर्वेशन की बात, हम टोटल की बात करेंगे, एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे, इंडिविजुअल बॉडीज की बात नहीं करेंगे। इंडिविजुअल मोमेंटम भी चेंज होता है, इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, लेकिन सिस्टम की टोटल हमारे पास हमेशा के लिए टोटल चेंज नहीं, टोटल काइनेटिक का टोटल मोमेंट हमेशा के लिए क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। देखिए बॉडी आई दूसरे से टकरा गई तो इसकी वेलोसिटी कम हुई, इसकी बढ़ गई। इंडिविजुअल तो मास काइनेटिक चेंज होती है लेकिन सिस्टम की टोटल कांस्टेंट है, तो आपने टोटल को देखना है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ पार्टिकल मींस सिस्टम का मोमेंटम सेम होना चाहिए। 157 कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। 158 if the relation is equal to q v cross b it should always be perpendicular to both b and b। आपने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा है कि a क्रॉस b से जब आपके पास c आता है तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये दोनों को क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि उस प्लेन को परपेंडिकुलर है। इस फिनोमेना आपके पास है b क्रॉस b, f परपेंडिकुलर हो किसको? b को b और b को। अगर n इज इक्वल टू r ओमेगा आप क्या लिखेंगे? n इज परपेंडिकुलर टू r, n इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा। डार्क का करें जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट हो, रिजल्टेंट हमेशा के लिए इसलिए क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो तमाम ऑप्शन आप अपने पास रखें ताकि आपको पता हो, ठीक है। 159 इसमें ऑप्शन नंबर सी था 158 में। 159 1 कूलम डिवाइड बाय 1 वोल्ट रिप्रेजेंट्स C is equal to Q by V. 1 coulomb by 1 volt is equal to 1 farad. तो C ऑप्शन करेक्ट है। खाओ भैया मशहूर शरबत बता दो इस्तेमाल की ग्लूकोज लेवल तो ठीक है। 160 बेटा अच्छा 160 if a force acts on a body at the point away from the center of mass, क्या कंसेप्ट है आप लोगों का?
कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करे और उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स एक्ट करे तो हमेशा के लिए उस बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस होती है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, तो एक्सेलरेशन लीनियर पैदा होती है। लेकिन अगर फोर्स लगे बॉडी पे विद द सेंटर ऑफ मास पे किसी और पॉइंट पे लगे तो फिर ट्रांसलेटरी के साथ साथ रोटेटरी मोशन भी, तो दोनों ऑप्शन ए भी प्रोड्यूस होगी, अल्फा भी प्रोड्यूस होगी और ए भी प्रोड्यूस होगी, तो लीनियर और एंगुलर दोनों प्रोड्यूस होंगे बेटा, बहुत चेंज होंगे। अगर सिर्फ मास पे होता तो फिर ए चेंज होता। 161 द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई गिवन है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास ई गिवन है बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई डी गिवन है, ई बी गिवन है। आपसे कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन निकालें, किस तरह आएगा? हमें पता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, डायरेक्ट लिखे L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और ओमेगा किसके बराबर होगा? L बाय आई। यहाँ पे पुट करो शाबाश। E इज इक्वल टू हाफ आई और ओमेगा स्क्वायर की क्या है? L स्क्वायर बाय आई स्क्वायर, एक आई के साथ आई कैंसिल, तो E इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइड बाय 2i, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस पे रूट लेंगे बेटा, L इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑप्शन सी बेटा इसमें करेक्ट। 162 शाबाश। 162 में अगेन इस तरह का एक रिलेशन डिराइव करना है जिसमें ऑप्शन में उन्होंने गलती की है, आप करेक्ट इसको लिखेंगे। फिर से बचा सेंट्रीपिटल फोर्स और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन निकालना था। सेंट्रीपिटल फोर्स है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर और पढ़ा है आपने, एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा है rp, पढ़ा है इज इक्वल टू rp, द मोमेंट ऑफ लीनियर ऑर्बिटल इज एंगुलर मोमेंटम, और v हमें पता किसके बराबर होता है? mv के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं v निकालना चाहूँ तो L डिवाइड बाय mr हो जाएगा, mr को डिवाइड करें, ये v की वैल्यू आपके पास आ गई, इसलिए इन दोनों से रिलेशन हो जाएगी। v इज इक्वल टू L बाय mr, क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम इंट्रोड्यूस करना था यहाँ पे, तो v की जगह मैंने L और mr लिखा इस रिलेशन से, ये भी यहाँ पे पुट कर शाबाश। तो Fc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m ओवर r मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर r स्क्वायर, एक इनके साथ कैंसिल, तो ऊपर रह गया L स्क्वायर, नीचे एक रह गया और साथ में r इंटू आर स्क्वायर। ये बेटा मिसिंग है ऑप्शन नंबर डी में, करेक्ट ऑप्शन ये था। हम आपको एक नंबर अपनी तरफ से एक नंबर दे देंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। 163, अच्छा 163 बेटा टू फोटॉन्स है, टू फोटॉन्स है। जब दो फोटॉन्स जिनका जो वर्क फंक्शन था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, जब ये किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती है और उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विल बी। आपने फोटो इलेक्ट्रिक में क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है कि जब भी कोई फोटॉन जिसकी एनर्जी उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, ये इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है। अब आपके पास वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वर्क फंक्शन आपके पास गिवन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि फोटॉन की जो एनर्जी आपके पास गिवन है वो गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इससे लेस है ना बेटा, H इज लेस देन 5। इस केस में आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ 4 होता है या 4 से ज्यादा होता फिर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये इससे कम है तो नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। अच्छा 164, 164, a black body is a very bad reflector। ये गुड एब्जॉर्बर है और जो गुड एब्जॉर्बर वो गुड रेडिएटर भी होता है, लेकिन ये बैड रिफ्लेक्टर है। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रिफ्लेक्टर ऑप्शन नंबर सी है। 165, a charge moves in a circle perpendicular to the magnetic field, the time period of evolution is independent of। हाँ आपने भी पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर होता है तो एक सर्कुलर पाथ में मोशन पे मजबूर हो जाता है। अब सर्कुलर पाथ में मोशन करते हुए
1 रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम पीरियड है बेटा वो है 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू v। ये मास पे डिपेंड करता है, ये चार्ज पे करता है, ये v पे करता है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। 166 एक स्ट्रेट कंडक्टर है कि जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अराउंड द कंडक्टर आपके पास फील्ड जनरेट हो। आपने एम्पियर लॉ पढ़ा हुआ है, एम्पियर लॉ में हमने यही पढ़ा है कि जब आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो और उस कंडक्टर में करंट जा रहा हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब डिस्टेंस r पे, डिस्टेंस r पे अगर आपके पास इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0.8 टेस्ला था तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि B डिपेंड करेगा एम्पियर लॉ में करंट पे। करंट की मिकदार बढ़ेगी तो फील्ड बढ़ जाएगा अराउंड द कंडक्टर। और दूसरा रिलेशन आपने r के साथ पढ़ा था, 1/r पढ़ा था। जब आप दूर जाएंगे कंडक्टर से तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर आप कहते हैं कि हमने r को डबल कर दिया है तो r को डबल करने से भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और 0.8 का हाफ क्या बनता है, 0.4 बनता है बेटा। तो अगर आप यहाँ पे मालूम करेंगे 2r पे, इस पॉइंट पे 0.4 बाय दिस रिलेशन, r डबल होने से b क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। The next question बेटा, the half life of radium is 1600 years. The friction of sample remains after 6400 years. तो फ्रिक्शन निकालने का फार्मूला n by n नॉट आपने निकालना है, n by n नॉट। आपको जनरल फार्मूला याद हो, n is equal to n नॉट 1 और 2 होल पावर स्मॉल n। ये है जनरल फार्मूला, ये याद रहे आपके लिए, आपको याद हो। ये है आपके पास रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये है ओरिजिनल 1 और 2 होल पावर n। n से मुराद नंबर ऑफ हाफ लाइफ है बेटा। फार्मूला इसके लिए जो है वो है टाइम स्पेंड या गिवन टाइम डिवाइड बाय टाइम फॉर 1 हाफ लाइफ। ये n का फार्मूला है। आपके पास ये भी गिवन है, कितना गिवन है, 6400। ये गिवन है आपके पास 1600, डिवाइड करके कितने हाफ लाइफ आते हैं आपके पास, इधर पुट करें तो फ्रिक्शन जब निकालना है बेटा n by n नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 over 2 होल पावर n है, फिर की जगह 4 लिख दे, 1 by फ्रिक्शन विल बी 1 by 16। डी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। 168 में पेयर प्रोडक्शन के हवाले से क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई फोटॉन, जिसको आप h न्यू भी लिखते हैं बाजू में, ये अगर कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में, जब ये इंटरेक्ट करते हैं विद द न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, तो ये फोटॉन नॉट द न्यूक्लियस, फोटॉन कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में। न्यूक्लियस का काम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन अगर होगा तो ये रिलेशन पेयर प्रोडक्शन शो कर रहा है। 169 ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। Which of the following particle does not exist in uranium-238 nucleus? इलेक्ट्रॉन नहीं होते इनसाइड, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते न्यूक्लियस के अंदर, बाकी चीजें मौजूद हैं। तो ऑप्शन इज बी। 170 Which of the following is same for the 3 spectral lines in the infrared region? तमाम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के तमाम के लिए स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो वेलोसिटी विल रिमेन सेम, सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट है। जो आप निकालते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट डिफरेंट होते हैं। 171 ब्रैकेट सीरीज इज obtained when all transition of electron terminate at लाइमन के लिए 1 है। 170 की वजह से वेलोसिटी c, स्पीड रिमेन्स द सेम। 171 ब्रैकेट सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज टर्मिनेट करेगा हायर स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 पे आएगा, 4th ऑर्बिट है, तो आपके पास ये ब्रैकेट सीरीज होगा। अगर 1 पे आता तो कौन सा होता, लाइमन सीरीज। 172 for the given choices the photon of highest frequency will be absorbed, will electron jump from 1 to 5, हाईएस्ट तक जाएगा तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी इक्वल टू h है। तो अगर करीब के ऑर्बिट में जंप करना चाहता तो इसके लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड थी। 1 से 2 तक एनर्जी कम है, लेकिन 1 से 5 तक एनर्जी ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी अगर ये 1 से 5 तक जंप करेगा। 173 आसान सा है।
कॉम्पटन्स इफेक्ट में, कॉम्पटन्स इफेक्ट में क्या पढ़ा है कि जब फोटॉन आता है और इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो फोटॉन की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कॉम्पटन्स इफेक्ट में आप पढ़ते हैं कि फोटॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फोटॉन स्कैटर्ड हो जाता है विद लॉन्गर वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन रिकॉर्ड हो जाता है। इसकी एनर्जी पहले ई थी जो कि मैक्सिमम थी, इंसिडेंट फोटॉन की ज़्यादा थी, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा थी। जब ये टकराएगा तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे जाएगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपको कहा गया है कि इंसिडेंट और स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकालें। आप पढ़ते हैं कि m इज ग्रेटर देन f प्राइम। स्टार्ट में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, एनर्जी ज़्यादा थी, जब ये टकराएगा तो कोलिजन से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे जाएगा, तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्कैटर्ड फोटॉन की फ्रीक्वेंसी चूंकि इंसिडेंट से कम है, तो रेशियो अगर आप निकालेंगे इंसिडेंट का स्कैटर्ड के साथ, तो दैट विल बी ग्रेटर देन 1। अगर आप स्कैटर्ड का इंसिडेंट के साथ निकाल लें, लेस देन 1 आता, क्या था, लेस देन 1। 174 Which of the following series of hydrogen spectrum is in the infrared region? हाँ, P-fund या फंड सीरीज जो है, ब्रैकेट जो है या पासिंग है, ये तमाम इंफ्रारेड रीजन वाले हैं। लाइमन सीरीज कहाँ पे था, अल्ट्रावायलेट और बालमर विजिबल। अच्छा, करंट इन सेमीकंडक्टर, हमें पता है कि मेटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में करंट के फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों मौजूद होते हैं। जबकि 176 में है बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पेवर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होते हैं। एक्सट्रिंसिक जब आप डोपिंग करते हैं, डोपिंग करने का मकसद होता है कि हम कंडक्टिविटी बढ़ा दें, कंडक्शन बढ़ जाए। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम डोपिंग करते हैं पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट के साथ। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 176। आप सोच सकते हैं ना, ये मैंने नन लिखा था, ठीक है, वाले ने इंडक्शन लिखा है, लेकिन ये असल में डोपिंग है, इंडक्शन से नहीं होता। इंडक्शन आप करते हैं मेटल्स में, इंड्यूस मेटल्स हो जाएगी बेटा, क्लियर है। एक तरह से मास की तो ट्रांसलेटिंग मोशन होगा, सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी पॉइंट पे तो ट्रांसलेटिंग होता है।